Hello students, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, GDV Government Girls College, कोटा। बच्चों, आज हम अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता पढ़ेंगे। डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स ऑन टेम्परेचर। कोई भी ये रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम देखते हैं कि उसमें अभिकारक अणु अभिकर्मक से क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। तो साधारणतः ताप बढ़ने पर रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में तेजी होती है और किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग एवं वेग व्यंजक एक स्थिर ताप पर निर्धारित किए जाते हैं। यदि प्रयोग को हम अभिक्रिया के लिए विभिन्न तापों पर करवाएं तो देखते हैं कि अभिक्रिया की कोटि तो वही रहती है लेकिन उसके स्थिरांक का मान बदल जाता है। अतः ताप के साथ अभिक्रिया वेग के परिवर्तन को सामान्यतः वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग के मान में परिवर्तन द्वारा व्यक्त करते हैं। अधिकांश अभिक्रियाओं में देखा गया है कि वेग स्थिरांक k का मान प्रत्येक 10 डिग्री ताप बढ़ने पर 2 गुने से भी अधिक हो जाता है। तो इसको हम यदि T डिग्री सेंटीग्रेड पर देखते हैं तो k की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो 2 या 3 होती है। अतः किसी भी अभिक्रिया के 10 डिग्री ताप के अंतर पर वेग नियतांकों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। इस प्रकार हम किसी भी एक अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक 2 से 3 के मध्य होता है। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि ताप गुणांक 1 से कम हो जाता है तो ये बताता है कि अभिक्रिया का वेग ताप के बढ़ने से कम हो रहा है। ताप में वृद्धि से अणुओं के मध्य प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ने से हम देखते हैं कि परिकलन किया जाए तो 10 डिग्री से ताप की वृद्धि अणुओं के मध्य टक्कर केवल 2 से 3% के लगभग ही पड़ती है, जबकि अभिक्रिया का वेग 200 से 300% के करीब बढ़ जाता है। तो इस सिद्धांत को अभिक्रिया वेग पर ताप के प्रभाव को हम समझने के लिए सक्रियण ऊर्जा आर्रेनियस थ्योरी को समझेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी। कोई भी अभिक्रिया के वेग नियतांक की ताप पर निर्भरता सर्वप्रथम वेंटॉफ ने 1887 में दी और आर्रेनियस ने उसका विस्तार किया। यदि A एवं B अभिक्रिया करके C एवं D देते हैं तो इनमें साम्य स्थापित करते हैं और अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है। इसके लिए हम वेग साम्य स्थिरांक की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वेंटॉफ समीकरण के अनुसार हम देख रहे हैं कि आर्रेनियस समीकरण को निम्नानुसार लिखा जा सकता है। dln/kd अपॉन dt इज इक्वल्स टू EA अपॉन RT स्क्वायर। आर्रेनियस समीकरण है जिसमें कि आर्रेनियस ने 1889 में दिया था। आर्रेनियस समीकरण को वर्तमान रूप में प्राप्त करने के लिए हम इस समीकरण का समाकलन करते हैं और समाकलित रूप करने पर हम देखते हैं कि EA एक्टिवेशन एनर्जी है। अतः एक्टिवेशन एनर्जी आंतरिक ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो किसी भी सामान्य अणु के रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने हेतु आवश्यक हो। A स्थिरांक जिसमें पूर्व या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं, समीकरण आर्रेनियस की वर्तमान रूप है। अतः आर्रेनियस ने निम्नलिखित संकल्पनाओं के आधार पर उपयुक्त समीकरण की व्युत्पन्न किया। अब हम इस समीकरण को समझ सकते हैं कि अभिक्रिया में उपस्थित सभी अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, परंतु अभिकारकों के केवल वे ही अणु जिनमें पर्याप्त ऊर्जा होती है वो या जिसमें अधिक ऊर्जा होती है टकराने के पश्चात उत्पाद बनाने में सफल होते हैं। उनको हम एक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं। एक्टिव मॉलिक्यूल अन्य सामान्य अणुओं की तुलना में कुछ अधिक ऊर्जा रखते हैं और वो न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा अभिकारक अणुओं को रिएक्शन करने के लिए आवश्यक होती है और उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। एक्टिव मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी की प्राप्ति अणुओं की परस्पर टक्कर से प्राप्त होती है। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतने ही अधिक अणु सक्रिय होंगे और उतना ही अधिक अभिक्रिया का वेग होगा। ताप बढ़ने से एक्टिव मॉलिक्यूल्स की अनुपात में वृद्धि होती है और अभिकारक के सामान्य अणु तथा एक्टिव अणुओं के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है।
जब एक्टिव अणु परस्पर टकराते हैं तो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि उच्चतम ऊर्जा युक्त होता है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर उत्पाद में बदल जाते हैं और अभिक्रिया का वेग इन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स की सांद्रता पर निर्भर करता है। बोल्ट्जमैन के अनुसार किसी भी तंत्र में सामान्य से सक्रियण ऊर्जा के बराबर ई ए एनर्जी रखने वाले अणुओं का अंश यदि हम ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी के बराबर होता है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया तभी घटित होगी जब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल टकराते हैं, अतः अभिक्रिया का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्रिय अणुओं की संख्या या सांद्रता इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की सांद्रता। अभिक्रिया का वेग कैलकुलेट किया जा सकता है। हम जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग इज इक्वल्स टू के अणुओं की संख्या या सांद्रता, और इन समीकरण के द्वारा इसे आर इन एस के इज इक्वल्स टू ए माइनस ई ए आर टी, ये आर इन एस इक्वेशन है। जैसा कि समीकरण से स्पष्ट है, ई ए की विमाएँ ऊर्जा की विमाएँ है अर्थात किलो कैलोरी प्रति मोल, तथा ए की विमाएँ वेग नियतांक की विमाएँ हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इसको हम अलग अलग विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड, आर्हेनियस की इक्वेशन के अनुसार यदि हम देखते हैं तो इसका समाकलित रूप log k इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर 1/t प्लस log a। इस समीकरण के अनुसार हम log k तथा 1/t के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर के बराबर तथा इंटरसेप्ट log a के बराबर है, और इस प्रकार के ढाल से ई ए का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, तो अभिक्रिया वेग पर ताप के प्रभाव को समझाया जा सकता है। दूसरा मेथड है किन्हीं भी दो टेम्परेचर्स पर वेग नियतांक ज्ञात करके ई ए का मान दो ताप पर अलग अलग वेग स्थिरांकों के मान से ज्ञात कर सकते हैं। माना T1 एवं T2 ताप पर स्थिरांक के मान K1 व K2 हैं, और उनका हम समीकरण में मान रखने पर हमें जो समीकरण प्राप्त हो रही है दोनों के लिए वेग नियतांक का, तो उक्त समीकरण में हम एक्टिवेशन एनर्जी की गणना कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम किसी भी अभिक्रिया के लिए उसकी एक्टिवेशन एनर्जी एवं अभिक्रिया के वेग की स्टडी की जा सकती है। इसे किसी एक उदाहरण के द्वारा समझें। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग के मान 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रमशः टाइम दे रखा है उनका। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात करना है तो आर्हेनियस इक्वेशन में इनके मान रखेंगे और गणना करने पर उसकी हम एक्टिवेशन एनर्जी का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग नियतांक का मान तथा सक्रियण ऊर्जा का मान दे रखा है तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस अभिक्रिया के वेग नियतांक का मान की गणना करनी है। हमारे आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार इनमें हम मान को रखते हैं और कैलकुलेट करने पर ये ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार बच्चों, तीसरा उदाहरण है विभिन्न ताप पर गैसीय अवस्था में किसी भी यौगिक के द्वितीय कोटि के वेग नियतांक ये प्राप्त होते हैं। समय दे रखा है अलग अलग समय पर सेकंड और उसकी सांद्रता। इस अभिक्रिया की हमें सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण करना है। बच्चों, इसमें आर्हेनियस समीकरण को हम लगाते हैं। आर्हेनियस समीकरण log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन
2.303 R 1/T। इस इक्वेशन में हमें पता है कि log K तथा 1/T के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो हम इसमें पहले ग्राफ खींचेंगे और उसका स्लोप निकालते हैं। उसका स्लोप होगा EA/2.303 R। तो इन आंकड़ों को यदि हम देखते हैं, log K2 की वैल्यू एवं 1/T की वैल्यू, इन सभी log K और 1/T जो कि हमारे पास 10 की पावर में हैं के मानों को ग्राफ खींचा जाता है। ग्राफ खींचने पर हम देखते हैं कि एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। उस ग्राफ में अब यदि स्लोप से हम कैलकुलेट करें तो उसका स्लोप -9868 आ गया है। आप इसको ग्राफ खींचकर देख सकते हैं। अब स्लोप की वैल्यू आ गई। इसके द्वारा हम स्लोप की वैल्यू के साथ इसको वैल्यू को इक्वेशन में रखकर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू इस प्रकार 188.8 किलो जूल प्रति मोल आ गई। तो बच्चों, अब हम एक्टिवेशन एनर्जी का मान इस प्रकार कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कोई भी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अणु जितने अधिक एक्टिव होंगे उनमें टक्करों की संख्या अधिक होगी और उनकी किसी भी एक्टिवेटेड अणुओं की जितनी एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम होगा उस अभिक्रिया की गति अधिक होगी। क्यों? क्योंकि वो कम एनर्जी पर एक्टिवेट हो जाएंगे और अधिक से अधिक टक्करें होंगी, जिससे अभिक्रिया में अभिकारक अणु अधिक क्रिया में भाग लेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं फर्स्ट स्लाइड में हम वापस देखते हैं। प्रथम स्लाइड में हमने आर्हेनियस के जो सिद्धांत थे एक्टिवेशन एनर्जी के अनुसार कि सामान्य अणुओं की तुलना में कुछ अभिकारक अणु अधिक ऊर्जा रखते हैं और वो न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा ही अभिकारक अणुओं को अभिकृत करने के लिए आवश्यक होती है। तो बच्चों, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की जो आवश्यक एक्टिवेशन एनर्जी है वो जितनी कम होगी उतना ही अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी के द्वारा हम किसी भी अभिक्रिया में के वेग का ताप पर निर्भरता को समझाया जा सकता है और ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के थ्रू होता है जिसकी की ऊर्जा उच्चतम होती है और वो फिर उत्पाद में बदल जाता है। तो अलग अलग हम अभिकारक अणुओं की रिएक्शंस को समझ सकते हैं।